IND24 के खास कार्यक्रम बिग टॉक में इस बार हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के एजुकेटेड और युवा मिनिस्टर विजय शर्मा। विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से विजय शर्मा जी का अब तक का सफर रहा है इस खास कार्यक्रम में, ये IND24 जो है विजय शर्मा जी से खास चर्चा करेगा। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि कई सारे कार्य आपने किए हैं इसके पहले। अगर मैं बात करूं तो अध्यापक के पद पर आपने काम किया है, रिलायंस कंपनी से लंबे समय तक आप जुड़े रहे, अलग अलग विभागों में आपने ऑपरेटर का काम किया है। तो सर, ये पूरा सफर अब तक का कैसा रहा है आपका? मतलब जैसा सामान्य सबका होता है वैसा ही रहा। और मैं सोचता हूँ कि सभी संघर्ष करते हैं जीवन में, सबको ही करना होता है, जीवन तभी चलता है। और शिक्षा दीक्षा के लिए भी थोड़ी आवश्यकता तो सबको होती है कुछ करने की। सामान्य परिवार जैसा होता है बिल्कुल वैसा है। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई सर आपकी, और क्या पहले नहीं, राजनीति में आपसे बताऊं, ये एक अलग मसला होता है जो इंसान के अंदर होता है। राजनीतिक क्षेत्र में अभी कार्यकर्ताओं से भी जब बातचीत चर्चा होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मेरे बुलाने पर नहीं आए, आप विष्णुदेव जी के लिए भी नहीं आए हैं। आपके अंदर राजनीति वाला मामला है और इसलिए आप आए हैं। और आप कहीं ना कहीं रहेंगे तो वो नेतृत्व समाज के किसी वर्ग को आप देंगे ही देंगे। आप कैसे भी आप यहाँ पर आए हैं तो आप अपने कारण से आए हैं। ये जो राजनीति अंदर होता है ना, ये खींच कर लाता है। एकदम पक्की बात है, मैंने अपने में भी देखा है और कई और उदाहरण ऐसे देखे हैं। तो मैं कक्षा 5वीं में भी शालानायक था, 9वीं में भी शालानायक था और ऐसा पूरा समय चलता गया। 12वीं में शालानायक था और कहीं और अध्यापन सारे कामों पे लगे रहे, थोड़ी नौकरियां करते रहे, लेकिन हर जगह दिमाग यहीं लगता था, ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ही मामला हमेशा चलता रहा मन में। तो फिर निर्णय किया कि सब कुछ ठीक है, छोड़कर नई शुरुआत की जाए। पिताजी से बात की, मैंने मेरा मन नहीं लगता कहीं भाई, ये रिलायंस की नौकरी में भी मन नहीं लगता है। मैं इसमें शुरुआत में ऑपरेटर छपा था एक बार मेरा। सो एक्चुअली आई डिड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो हाँ, मैं वहाँ पर प्रोग्रामर की तरह काम करता था और वहाँ पर बिलिंग के लिए काम करते थे और वहाँ पर ऑपरेशंस के लिए काम करते थे। तो वो काम था सब कुछ, लेकिन छोड़ करके मन नहीं लगता था। फिर पिताजी ने कहा कि जो मन लगे सो करो। तो फिर सब कुछ छोड़ दिए और बड़ी कठिनाई उठाना पड़ा, लेकिन ईश्वर की दया रही, आगे अवसर मिला है काम करने का। सर, एक बड़े कांग्रेस के नेता को आपने हराया है, मोहम्मद अकबर को, कैसे कर पाए सर ये आप? नहीं, एक्चुअली जनता ने हरा दिया, जनता ने हरा दिया। मैं तो ना तब कुछ था ना अब कुछ हूँ। वहाँ की जनता ने उनको 60,000 से वोटों से जिताया था। और 60,000 के वोट मतलब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, सारे विधानसभाओं के से अधिक वोटों से वहाँ पर वो जीते थे। लेकिन फिर जो कुछ वहाँ पर हुआ है कवर्धा में, उसके बाद जनता ने निर्णय किया कि अगला नेता चुनना चाहिए और मुझे 20-25 सालों के बाद पार्टी ने अवसर दिया। तो वहाँ पर जनता ने वो चुनाव लड़ा, जनता ने जीत ली है वो चुनाव, जनता का जीत है मतलब वो। सर, आपको ऐसा लगा था पहले कि सबसे पहला चुनाव करने के बाद सीधे डिप्टी सीएम बन जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था, कभी नहीं लगा था। मतलब तो शपथ ग्रहण के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था। मैंने ये क्या संभव है, क्या ये विषय है क्या, मतलब मेरी इच्छाओं से, मेरी अपेक्षाओं से, मेरे जान समझ से भी बहुत आगे पार्टी संगठन ने मेरे लिए किया है। माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने मेरे लिए किया है। तो ये सब कुछ बहुत आगे का विषय है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सर आपको, कितनी चुनौती मानते हैं इसे? चुनौती है, प्राण लगाएंगे इस विषय पर, क्षण भर भी विश्राम। मैंने अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, अभी तक के आपने इस जिम्मेदारी के लिए क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या प्लानिंग है आपकी? सबसे बड़ी बात नक्सलवाद है।
उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का बड़ा संकल्प है और उनके संकल्प पूरे होते हैं, ये स्पष्ट देखा है मैंने। माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन उस विषय पर है, बड़ी योजनाएं उनकी हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ। मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि समूचा बस्तर बहुत जल्दी शांत होगा, समूचा बस्तर वैसे ही विकास के मार्ग में अग्रसर होगा। इंद्रावती के किनारे आप शाम ढले आराम से बैठ पाएंगे, ये मुझे लगता है और ये जल्द ही होने वाला है। सर, पुलिस और पंचायत दो बड़े विभाग हैं आपके पास, कैसे चला पा रहे हैं इन्हें आप? पुलिस मतलब गृह विभाग बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर्स की बात भी है, इसमें नए रिफॉर्म्स की बात भी है, इसमें ही नक्सलिज्म की बात भी है। ये सारे काम नए रिफॉर्म्स करने के साथ साथ ये सब कर रहे हैं। साथ ही साथ पंचायत विभाग है, तो मैं पंचायत में रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ और इसलिए वो विभाग भी मुझे समझ में है। यहाँ कैसी आवश्यकता गांव में है, करना क्या है गांव में, तो गांव की जो मौलिक बातें हैं वो ध्यान में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विभाग में नवीनता के साथ हम ये भी करने वाले हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल पंचायत तक पहुँच जाए। इसी सत्र में आपको 4,000 पंचायत ऐसे मिलेंगे। पंचायत मंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी से भी बात हो जाए, टू वे कम्युनिकेशन हो जाए पंचायत से, प्रधानमंत्री जी की पंचायत से टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, ये भी काम करने वाले हैं। 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनका मास्टर प्लान बन जाए। ग्राम पंचायतों में माताओं बहनों के लिए जगह नहीं होती बैठने के लिए, एक महतारी सदन सबके लिए बन जाए। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ें, रोजगार के अवसर कैसे गांव में आए, ये बहुत बड़ा मसला है। एक गांव में थोड़ा बड़ा गांव हुआ तो 100 लड़के लड़कियां एक समय में खाली रहते और इसके लिए कोई विषय अपने पास है नहीं अभी। ये बहुत बड़ा मामला है। मैं कहूँ कि इस पर काम कर रहे हैं, बेमानी होगा। मसला ये है कि इस पर बहुत चिंतन और बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं सभी का इस विषय पर ध्यान आकर्षण कराने की कोशिश करूंगा। सर, क्या लगता है कि अब तक जो काम हुए हैं पूर्ववर्ती सरकार में, कितने सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही विभाग जो हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं? पूर्ववर्ती सरकार के समय में विशेष रूप से जो नक्सलिज्म के संदर्भ में था, 257 ऐसी सड़कें थीं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की थीं और उस पर काम नहीं किया गया। 80-90 पुल पुलिया थे जिन पर काम नहीं किया गया। PWD की बड़ी सड़कें थी जिन पर काम नहीं किया गया। क्यों जाने नक्सल फ्रंट पे सरकार वैसा नहीं कर पाई थी, शायद कॉम्प्रोमाइज थे, ऐसा मुझे लगता है। और अन्य विषय के साथ भी मतलब पुलिस में भी मनोबल कम था, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र, बहुत ज़्यादा पुलिस की स्वतंत्रता को समाप्त करना, इस तरह की चीज़ थी। इस सरकार में बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत शुचिता के साथ नशे के व्यापार को ख़त्म करना, रिफॉर्म करना, बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म करना, जितनी रुकी हुई भर्तियां हैं उसको आगे बढ़ाना, है सब पर काम कर रहे हैं। सर, ताम्रध्वज साहू पिछले बार गृह मंत्री थे, उनका कहना था कि बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। अब आप गृह मंत्री हैं, बहुत सारी पिछली पुरानी चीज़ों को आपने भी देखा है। आपकी क्या सोच है इस ओर? कितने काम हुए हैं पूर्ववर्ती सरकार में? क्या कुछ ही काम बाकी थे, काम हुए हैं, या पूरे काम बाकी थे? नहीं, काम तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं, काम सभी करते हैं। जिनको भी अवसर होता है, जो काम आगे बढ़कर करते हैं, उसमें ताम्रध्वज साहू जी ने भी किया होगा। परंतु उनकी अपनी माननीय विष्णुदेव साय जी ने बड़ी स्वतंत्रता के साथ मुझे काम करने का अवसर दिया है, ये बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उस समय परिस्थितियां कुछ शायद अलग थी। उस समय पुलिस का उपयोग पुलिसिंग के लिए कम किया जा रहा था, पुलिस का उपयोग दूसरे कामों के लिए ज़्यादा किया जा रहा था। ये बड़ा कष्ट का विषय था सबके लिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे काम करने की अभी आवश्यकता है, बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। सर, नक्सलवाद एक बड़ा विषय है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, नक्सलवाद की समस्या ज्यों की त्यों रहती है।
लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो कई सारे एनकाउंटर्स भी हुए हैं, कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ढेर सारे नक्सली जो है वो मारे गए हैं। क्या प्लानिंग है सर? क्या आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि नई सरकार नक्सलवाद का खात्मा करेगी? विष्णुदेव जी की सरकार आई है और नक्सलवाद जाएगा। अभी तक सरकारें आती थी और जाती थी, नक्सलवाद रह जाता था। अभी विष्णुदेव जी की सरकार आई है, नक्सलवाद जाएगा। नक्सलवाद के संदर्भ में मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एनकाउंटर आप देखते हैं, ये एक पोर्शन है, सिर्फ एक पोर्शन है सरकार की पूरी कवायद का। जो आत्मसमर्पित है उनकी क्या स्थिति है, आत्मसमर्पण की क्या योजनाएं हैं, आत्मसमर्पण करने के बाद क्या बात होगी, और नए युवा नक्सली ना बने वो कैसे हो सकता है, जो नक्सलियों के कारण प्रभावित परिवार है उनका क्या है, प्रशासनिक स्तर पर इस बात को कैसे अपन आगे बढ़ा सकते हैं, नक्सलियों के जो फंडिंग का प्रोसेस है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। इन सारे विषयों पर सरकार एक साथ काम कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो इसलिए क्योंकि 95% जो लोग हैं नक्सलियों के साथ चाहे बंदूक रख के घूम रहे हैं, वो 95% लोग वो नहीं चाहते हैं कि नक्सलिज्म में रहें, वो फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकलना है, वो रास्ता खोज रहे हैं और सरकार इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। सर आगे और भी अलग अलग तरीके के प्लानिंग किए हैं होंगे आपने, या कुछ अलग टेंटेटिव प्लान सोचा होगा जिसमें से एक आध प्लान जो है वो शेयर कर सकें आप? हाँ, क्यों नहीं। मैंने जो 7-8 बिंदु कहे नक्सलिज्म के संदर्भ में, इस पूरे विषय पर सरकार काम कर रही है और इसमें जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनकी एक बार फिर से नए सिरे से चिंता की जाए, जितनी भी हैं, तो ये सरकार कर रही है। जो विक्टिम रजिस्टर एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ बन गया है, वो आगे और बनना है। वे जो विक्टिम रजिस्टर बनेगा, जो नक्सल पीड़ित परिवार है, आज मैं गया था एम्स में, वहाँ पर एक महिला जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वो आईडी ब्लास्ट से पैर उनका ख़त्म हो गया है। तो जब पैर ख़त्म हो गया है तो वो नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत है। अभी और कोई इसमें प्रावधान होता नहीं है, इसको क्या प्रावधान इसका किया जा सकता है। नक्सल पीड़ित परिवारों को चाहे उनका घर जलाया गया हो, चाहे मुखिया को मार दिया गया हो, चाहे उनको अंग भंग कर दिया गया हो, चाहे आईडी ब्लास्ट में उनका हुआ हो कि संपत्ति लूट ली गई हो, नक्सल प्रभावित जो विषय के लोग हैं उनके सहयोग के लिए समाज से आग्रह करके समाज के समक्ष इस विषय को ले जा करके काम करने की ज़रूरत है और शीघ्र ही आपको दिखेगा। इन सभी बातों से, इन सभी मसलों से अलग एक सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, तो हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा का बखूबी ज्ञान है आपको, कैसे सीख पाए सर ये सारी भाषाएं इतनी अच्छी तरीके से? नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ी तो घर परिवार का ही विषय है, उसमें कोई बात नहीं। हिंदी तो पढ़ कर के आ जाता है, अंग्रेजी मुझे नहीं आती ठीक से। मतलब मैं तो, हम लोग तो गांव का स्कूल है हमारा, लेकिन यह है कि ठीक है, काम चलता है। सर राजनीति में तो अब आए हैं आप, लेकिन इसके पहले जो आपकी लाइफस्टाइल थी जिसमें आप नौकरी भी कर रहे थे, और उसके और पहले की अगर मैं बात करूं तो एक हॉस्टल लाइफ भी आपने जी है, तो वो लाइफ पूरी कैसी थी? उसमें से चंद जो पल हैं वो हमारे साथ भी आप शेयर कीजिए कि विजय शर्मा जी उन वक्त में, उन समय पे कैसे थे और किस तरीके से अपनी पूरी लाइफ जो है वो जीते थे। नहीं, हॉस्टल का तो मामला ही अलग होता है ना। हॉस्टल तो हॉस्टल होता है, मतलब दिन भर अगर आपको आनंदित रहना है तो हॉस्टल होता है। और यहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हम लोग पढ़ते थे, मैं एमएससी कर रहा था फिजिक्स में, तो यहीं रहते थे तब। तो काफ़ी अच्छा समय था, बहुत ही अच्छा समय था। अभी भी मन प्रसन्न हो जाता है वो सब याद करके। और फिर बाद में तो जीवन के संघर्ष हैं, सभी जीवन में संघर्ष होता है, बस वैसा ही है। तो चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, थोड़ा काम भी करने की आवश्यकता होती थी और फिर पढ़ाई भी करने की, साथ साथ पढ़ाई भी की जाती थी, ऐसा सब चलता था। सर एमसीए की डिग्री भी आपने ली हुई है, और सबसे पहली वो आपकी डिग्री थी जिसके बेस पर आपने नौकरी शुरू की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब आपने अपने घर या परिवार से ये बात साझा की कि आपको इंटरेस्ट कहीं और है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नोक-झोंक घर पे भी हुई होगी, आपको समझाने की कोशिश की गई होगी कि नहीं, हमें इसी लाइन पर रहना है, तो कैसे मनाया सर आपने? नहीं, मुझे नहीं मनाना पड़ा। मेरी बात सुनेंगे, मेरी
माता जी ने तो मुझे सदैव प्रेरित किया कि भाई तुम तो राजनीति के क्षेत्र में रहो। मतलब इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक स्कूल का इलेक्शन था, उसमें मैंने माता सब मेरे को बोलने आया कि इसको चुनाव लड़ना है, तो सबको मैं बाहर खड़े करके अंदर गया। माता जी को मैंने कहा कि अम्मा बोल देना ये चुनाव नहीं लड़ेगा, सब आ रहे हैं, मानेंगे नहीं मेरी बात, आप बोल देना। बोले ठीक है बुला लो। सब वापस आए, सब ने मिलकर कहा, मेरे दोस्त ही थे, कि भाई इसको चुनाव लड़ाना है और स्कूल का चुनाव है विद्यार्थी परिषद से 12वीं कक्षा में। तो मेरी माता जी ने सबको सुना और फिर कहा कि हाँ बिल्कुल लड़ाना चाहिए इसको। मैं उनकी तरफ देखते रह गया। मतलब मुझे ध्यान था कि उनका बिल्कुल मूड था। बात रही पिताजी की, तो पिताजी ने तो सदैव ही ये कोशिश की कि मतलब जैसा मन लगे वैसा जीना चाहिए, एकदम यही कोशिश की। मैंने पिताजी से पहली बात ये बात कही तो बोले तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, तुमको तो ऐसा ही करना चाहिए। मतलब एकदम पक्का सपोर्ट मिला। भाई साहब तब वो भी संघर्ष का ही मसला उनका भी था। वो टीचर थे एक स्कूल में, वो काम उनका चल रहा था। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि देख ले यार भाई तेरे को क्या लगता है, लेकिन इतना अच्छा जॉब सब छोड़ के आना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस था नहीं। यानी कि सर घर से पूरा सपोर्ट मिला। हाँ हाँ, पूरा सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, तो आज की जो युवा पीढ़ी है लगातार पढ़ाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं बेरोजगारी की वजह से कहीं ना कहीं उनको हताशा हो जाती है। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए जीवन में, शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। आप संघर्ष को ही चुनना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मार्ग में आपको कांटे नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर हैं। संघर्ष निखारता है, सब कुछ ठीक करता है। मैं नौजवान साथियों से बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी जो सामान्य है, आंकड़ों के आधार पर इतने लोग बेरोजगार हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन व्यक्ति आप अपने जीवन के बारे में अगर सोचते हैं तो आप संघर्ष के रास्ते को चुनें, धैर्य रखें, संकल्प रखें, सिद्धि होगी। एक और सवाल कि सर हमने पहले भी आपको देखा था और अभी भी आपको देख रहे हैं, हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो आपको लेकर बहुत परिवर्तन दिखा है पहले में और अब में। तो पूरे दिन भर एनर्जेटिक माहौल में आपको काम करना है, ये सब कैसे संभाल पाते हैं, किस तरह से मेंटेन कर पाते हैं खुद को? मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की दया है। जैसे ही आप को काम करना पड़ता है, आप काम करने के इच्छुक होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मतलब मैं उसका बेसिकली कोई साइंस उसके पीछे मैं नहीं जानता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करता भी नहीं हूँ। मतलब कुछ करने की आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आती। बस सुबह उठे, नहाए धोए, भागे और फिर रात तक सब कुछ चलता है और फिर रात को सो गए, फिर सुबह उठे। मतलब उसमें मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ कोई। इसी में एक बात कोट करना चाहूंगी कि मंगलवार के दिन आप लिक्विड डाइट पे रहते हैं, ये क्यों सर? इससे क्या फायदा है? जी सर, जरूर। मैं ना 98 किलो का हो गया था, 99 का होने वाला था। डॉक्टर ने कहा कि 100 के पार जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर बीते नवरात्रि में एकम पंचमी अष्टमी ऐसा रहता है, बीते नवरात्रि में 9 दिन लिक्विड में रहे और उसी समय इलेक्शन का टाइम था, दिन भर घूमे और 9 दिन लिक्विड में रहे तो 8 किलो कम हो गया, 9 किलो कम हो गया। तो फिर मुझे लगा ये लिक्विड डाइट वाला मामला बहुत ही अच्छा है। तो फिर अभी ये निर्णय किए कि अभी हर मंगलवार इसको करना है और फिर नवरात्रि में तो वैसे ही लिक्विड वाला करना है। तो वो अभी 90 किलो का हूँ तो काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि 80 और 75 का हो जाने से और अच्छा हो। सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी, राजनीति में आने का मूल मकसद आपका क्या था? जनता की सेवा के अलावा और क्या क्या सोच रखा है? राजनीति क्या है? मैं स्पष्ट मानता हूँ कि यह शक्ति की आराधना है और शक्ति प्राप्त करके बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। आप कोशिश करते हैं, कितना होता है नहीं होता है वो एक अलग मसला होता है, लेकिन यही बात सोच करके काम मैं करता हूँ और शायद सभी करते हैं। राजनीति आवश्यकता है हमारे देश की मतलब लोकतंत्र की। हमको राजा वाली व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको माओवादी व्यवस्था जो कम्युनिस्टों की व्यवस्था है चीन की वो नहीं चाहिए, हमको कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र अगर चाहिए तो नेता को गाली भर देने से नहीं चलता है। लोकतंत्र चाहिए तो राजनीतिक पार्टियां चाहिए, राजनीतिक पार्टियां चाहिए तो नेता चाहिए
और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। नहीं आएंगे तो फिर बाद में फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। सर, बड़ा लक्ष्य पहले से ही था आपका। इस दौरान जब आपने अपने इस पूरे सफर को तय किया, कहीं कोई परेशानी या फिर लगातार आपकी कोशिश, कहीं हताशा महसूस नहीं हुई सर आपको? आज 1 साल भी नहीं हुआ होगा कि मैं आपके साथ भी इंटरव्यू करते जा रहे हैं। दायित्व बड़ा है, ये है। इसके ठीक 1 साल पहले मेरे ऊपर बहुत सारे केस थे, अभी भी है ही हैं। उसमें बहुत में जमानत पर हुआ था, जेल से छूट कर निकले थे उसी समय। और मिसेस को भी थोड़ा प्रॉब्लम, स्पाइन पे टीबी वगैरह हो गया, तो वो बेड रेस्ट पर होती थी। रायपुर से, वर्धा से उनको रायपुर लेकर आए थे। नमन एक है मेरे साथ, छोटा भाई जैसा है, उसके साथ बाइक में दिन भर घर खोजा करते थे कि किस घर में हमको कई 3-4 महीने बिताने हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य था, तो उस पर भी 3 केस लगे हुए थे, धारा 40 के केस, धारा 36 के केस। फिर परफॉर्म पार्टी में भी करना है आपको, क्योंकि प्रदेश महामंत्री का दायित्व था। इसके साथ साथ क्षेत्र में भी परफॉर्म करना था। ऐसा टफ टाइम था। सिर्फ 1 साल पहले पीक था, मतलब वो आखिरी था, वो आखिरी था। और अगर उस आखिरी वाले में टूट गए होते तो बिखर गए होते, लेकिन ईश्वर की दया रही, उस आखिरी वाले में जमकर खड़े हो गए, तो भी आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ विजय शर्मा। और एक सबसे बड़ी बात मैं कोट करना चाहूँगी कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए, असफलता आती है, निराशाएं भी आती हैं, लेकिन सभी को पूरी सकारात्मकता के साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसी बात को सच करते छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं वो नजर आए हैं। उनका कहना है कि आगे भी इसी तरीके से जितनी भी परेशानी आए उसका सामना करेंगे और जनता की सेवा करेंगे।